पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए। उन्हीं में से एक है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। भारत पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेंट्रल वाटर कमीशन के एक्स चेयरपर्सन और इंडस वाटर के कमिश्नर रहे खुशविंदर वोरा जी हैं। इनसे बेहतर व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि सर आप इस पूरी ट्रीटी को जानते हैं। भारत सरकार पूरी तरीके से फर्म है कि पाकिस्तान को अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया जाएगा। जो अभी पूरा रोड मैप दिखाई दे रहा है, कैसे ये फिजिबल होगा और भारत ने जो शॉर्ट टर्म मेजर्स उठाए हैं उस पर आपकी राय क्या है? इस सब चीज़ों को समझने के लिए हमें वे बैक थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई और वर्ल्ड बैंक का, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कुछ रोल रहा उसके अंदर आगे बढ़ाने में। तो इसमें देखा जाए तो अगर हम वैसे नॉर्मल वे में हम लोग जो अपॉर्शनमेंट करते हैं, पानी का बंटवारा करते हैं जी, तो उसके प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। उसके बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं और मेन प्रिंसिपल जो है इक्विटेबल अपॉर्शनमेंट की बात, जो प्रिंसिपल वर्ल्ड ओवर एप्लीकेबल है वो यही है कि इक्विटेबल होना चाहिए। लेकिन ये ट्रीटी में उस तरह की इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस तरह से नहीं किया गया था उस समय पे। उस समय पानी के बंटवारे की जगह ये डिवीजन ऑफ रिवर्स हो गया था। तो देखा जाए तो इस पूरे इंडस सिस्टम के अंदर 6 रिवर्स हैं जी। 3 रिवर को वेस्टर्न रिवर कहा जाता है और 3 रिवर्स को ईस्टर्न रिवर कहा जाता है। जो ईस्टर्न रिवर हैं वो है रावी, ब्यास और सतलुज जी। तो ये जो 3 रिवर हैं इनका पूरा का पूरा पानी ट्रीटी के अनुसार भारत के लिए है और भारत इसको पूरा इस्तेमाल कर सकता है। इसमें हमें पाकिस्तान को कुछ पानी छोड़ने की कोई भी उसमें बाध्यता नहीं है। इसके अलावा जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं जिनको हम कहते हैं चेनाब, झेलम और इंडस, ये 3 रिवर में ज़्यादातर पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। और उसमें लेकिन भारत के लिए भी कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए कितना भी पानी यूज़ कर सकते हैं, नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए पानी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें एग्रीकल्चर की कुछ प्रोविज़न है कि कितना हम एग्रीकल्चर अपना डेवलप कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा हाइड्रो पावर हम जनरेट कर सकते हैं। तो हाइड्रो पावर की अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, इन द सेंस कि हम लोग अनरिस्ट्रिक्ट कितनी भी हाइड्रो पावर चाहें, अगर फिजिबिलिटी है तो हम उसको उन रिवर्स के ऊपर बना सकते हैं। तो ये मोटा मोटा देखा जाए तो ये बंटवारा टाइप था। और उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न रिवर थी उनकी और कंट्रीब्यूशन जो थी, जो भी उस टाइम पे आंकी गई थी, वो तकरीबन 135 मिलियन एकड़ फीट थी और जो ईस्टर्न रिवर की थी वो 33 मिलियन एकड़ फीट थी। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो मिसमैच लगता है कि ये कम है और वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या 1960 में ही भारत से गलती हो गई? इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान जो करंट गवर्नमेंट रही, मैक्सिमम पानी 80% पाकिस्तान को, 20% इंडिया को, तो भारत के हितों के साथ समझौता उसी वक्त हो गया था। इस विषय पे तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थी और किस तरह से ये ट्रीटी का मोल्ड हुआ। हाँ, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ट्रीटी थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए लॉपसाइडेड है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो उसमें प्रावधान है वो थोड़ा पाकिस्तान को थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा करते हैं, ये तो उसमें है। और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इंडिया के ऊपर, वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर हैं, जो उसको जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करता है बार बार ऑब्जेक्शंस रेज करने में और बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि वो उसमें कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। तो इतना कहा जा सकता है कि ट्रीटी में अगर पानी की बात करें तो थोड़ा लॉपसाइडेड रही। अब सब मेरा पहला सवाल ये कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती, क्योंकि इनोसेंट लोगों को मारा गया। भारत ने डिप्लोमेटिक जो वे चैनल इस्तेमाल किए, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। जो शॉर्ट टर्म मेजर्स उठाए गए हैं, इसका पाकिस्तान पर कितना इम्पैक्ट होगा और वो कितने दिनों में दिखने लगेगा, क्योंकि पानी को रोकने की बात कही जा रही है? जी, मैं शॉर्ट टर्म मेजर्स उन्होंने जो है इस मीटिंग के बाद 5-6 मेजर्स की बात की है। तो उनमें से एक मेजर जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का भी था। तो मैं उसके बाद अपनी जो बातचीत है उसी पे रिस्ट्रिक्ट रखूँगा कि इंडस वाटर ट्रीटी का, क्योंकि उन्होंने सस्पेंशन कह दीजिए, कैप्टन अबेयंस कह दीजिए,
या आप उसको कह दीजिए कि पॉज कर दिया गया है। तो इस तरह की सिचुएशन है। और जब ये सस्पेंशन या पॉज का पीरियड होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो बाध्यता है, मतलब जो ट्रीटी के लिए जो हमारी ऑब्लिगेशन है, उसके लिए हमारी बाधाएं ख़त्म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि ट्रीटी की जो ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर हैं ट्रीटी को फुलफिल करने के लिए, वो अभी आज की डेट में पॉज हैं। तो इसका मतलब है भारत अपने अनुसार पानी की प्लानिंग या वो जो रिवर सिस्टम है या जो हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, उनको हम अपने ढंग से उनको प्लान इस पीरियड के दौरान कर सकते हैं। तो ये सस्पेंशन का मतलब है मोटा मोटा। और अभी इसको सस्पेंशन कह रहे हैं, पॉज कहा है, एब्रोगेशन नहीं है ये। लेकिन एक स्थिति कई बार बनती है, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का रुख कैसा रहेगा। क्या वो अब उसको सुधबुद्धि आएगी नहीं आएगी, ये तो एक देखने वाली बात है आते हुए टाइम पे। उनका पास रिकॉर्ड तो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली क्या इसकी स्थिति रहेगी, कितनी देर तक ये पॉज रहेंगे, और क्या ये अल्टीमेटली ट्रीटी को ही तो नहीं हमें एब्रोगेट करना पड़ जाएगा, कि स्थितियाँ कैसी रहेंगी, उस पर डिपेंड करता है। भारत सरकार सोच समझ के उसके ऊपर जो भी फैसला है वो लेगी। तो सर, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स अपनाए गए हैं, जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कनाल हैं, जो पानी रिवर का पानी है उसको डाइवर्ट करने की जो 2016 से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि नदी में पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट वैसे नहीं होते, वो पूरी प्लानिंग के साथ कहते हैं। तो 2016 से जो काम चल रहा था वैली में, तो हम कितना पानी रोक सकते हैं, कितना कैपेसिटी है इंडिया की जो उस रिवर के पानी को यूटिलाइज कर ले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, कनाल में, खेती में, ताकि, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न ये भी रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि ये पानी पाकिस्तान को ना जाए। जी, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़ा सा और ब्रॉड इसको समझना पड़ेगा कि क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, क्या मीडियम टर्म, क्या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। और मैं श्योर हूँ, क्योंकि जल शक्ति मंत्री, ऑनरेबल जल शक्ति मंत्री ने ये कहा है, तो बहुत सारी तैयारी हो चुकी होगी और वो सब इन प्लेस होंगे। जो मुझे समझ आते हैं कि क्या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म चीज़ें हम कर सकते हैं इस विषय में, तो वो मैं आपके पास जानकारी साझा करूंगा। तो उससे पहले हमें दो तीन चीज़ें और समझनी पड़ेंगी कि पानी जो है पाकिस्तान को कैसे जाता है। वेस्टर्न रिवर से जाता है, लेकिन ईस्टर्न रिवर में भी जब फ्लड वगैरह ज़्यादा होते हैं तो कुछ पानी उनकी तरफ थोड़ा सा जाता ज़रूर है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, जिसकी तैयारी पहले से चल रही थी, कि हम ईस्टर्न रिवर जो हैं हमारी, इनमें से एक बूंद भी पानी पाकिस्तान ना जा पाए। तो इसकी तैयारियां तो चल ही रही थी और चल ही रही हैं अभी भी, और बड़ी शॉर्ट टर्म में इन सबको अंजाम दिया जाएगा। शाहपुर कंडी डैम अगर आप देखें जो है रावी के ऊपर है, और ये तैयार हो गया है, कमीशन हो चुका है। अब इससे क्या होगा, हमारा जो दोआब सिस्टम में पानी जाता है और उस सिस्टम में हम ज़्यादा पानी यूज़ कर पाएंगे, उससे बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे, बेहतर JNK को भी उसमें से पानी जाता है, तो वो पानी हमारा उनको बेहतर तरीके से हम दे पाएंगे। तो ये अगर हम देखें तो एक बड़ा चीज़ जो है ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा हमारी तैयारी है कि उज रिवर भी है वहाँ पे ईस्टर्न साइड में, तो उज रिवर के ऊपर एक बांध बनाने के लिए DPR बन चुकी है। तो उसके ऊपर भी किसी भी समय भारत सरकार उसको शुरू कर सकती है, उसको बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सेकंड रावी ब्यास लिंक, तो रावी से पानी जो ब्यास में जाएगा और राजस्थान या पंजाब, हरियाणा ये सब यूज़ कर पाएंगे। तो उस स्थिति में भी एक स्थिति बनती है, तो वो भी एक जो PFR है ऑलरेडी तैयार है हमारी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में ईस्टर्न रिवर से पानी जो है पाकिस्तान को तकरीबन बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक्सेप्ट कि कभी कभार बहुत ही ज़्यादा कोई पानी का फ्लो आए तो वो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन बिल्कुल रुक जाएगा। अगर ये पानी रुक जाता है तो पाकिस्तान पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि 80% जो उनका एग्रीकल्चर लैंड है वो इसी से सिंचाई करते हैं जी। क्या उनकी इकॉनमी इससे हैम्पर होगी? हाँ, ज़रूर होगी, लेकिन जो हम पहले ये समझ लेते हैं कि मैंने अभी ईस्टर्न सिस्टम की बात की थी, तो ईस्टर्न सिस्टम का पानी बिल्कुल हम रोकने की स्थिति में है आज की डेट में। लेकिन वेस्टर्न रिवर से उनको मेजर पानी जो जाता है वो तो वेस्टर्न रिवर से आता है, ये तो हम यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी चला जाता है तो उनको कुछ बेनिफिट होता ही होता है, क्योंकि पानी है तो उनका सारा एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत बड़ा एक्सपेंड बना हुआ है। पाकिस्तान की अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो है, तकरीबन पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का 80% वो डिपेंड करता है वेस्टर्न रिवर के पानी से, इंडस सिस्टम के पानी से।
तो 80% उनकी अगर इरिगेशन देखें तो उस पर डिपेंडेंट है। 65% उनका डोमेस्टिक जो पानी का यूज़ है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। उनके 21% GDP इस पूरे सिस्टम के ऊपर आधारित है। तो अगर इन पानी के जाने से अगर उनके फ़र्क पड़ता है तो डेफिनेट है कि उनके जो इकोनॉमिक स्थिति में या अदरवाइज़ उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा। दूसरा एक और चीज़ देखें, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, फिर हम मीडियम टर्म की और लॉन्ग टर्म की, तो हम वेस्टर्न रिवर्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ हमारी पॉसिबल होगी, तो शॉर्ट टर्म में हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो ये देखिए कि हमारी पहले तो ट्रीटी में ऑब्लिगेशन क्या है, उसको ना फुलफिल करने से क्या होगा। तो सबसे पहले हम फ्लो डाटा जो है शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, अपनी जो सारी रिवर्स हैं वेस्टर्न रिवर्स का है। बिल्कुल सही। तो जब हम फ्लो डाटा जो हम उसको करते हैं तो फ्लड की भी एक जो है जानकारी है वो भी उनको टाइम समय से देते हैं हम लोग। तो अगर ये जानकारी जो है अब क्योंकि सस्पेंशन या पॉज पीरियड है तो मेरे हिसाब से ये जानकारी देने की हमें अब ज़रूरत नहीं रहेगी पाकिस्तान को। अगर हम ये जानकारी नहीं देते हैं तो उसको प्लानिंग करने में, मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो उन पर सीधा इफेक्ट होगा इस चीज़ का। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि हम डेटा उनके साथ साझा नहीं करेंगे। अचानक पानी जाता है या अचानक पानी रुक जाता है तो बाढ़ और सूखे जैसे हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं क्या, अगर अचानक पानी? हाँ, उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब नेचुरल वे में भी हो जाते हैं उत्पन्न। हाँ। लेकिन अगर किसी को इन्फ्लो की इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिल पाती या उनको इन्फ्लेमेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं रहती तो इरिगेशन को प्लान करना बहुत आसान नहीं है। इरिगेशन जब हम करते हैं तो पूरे सीजन में की जाती है। तो जो हम प्लानिंग करते हैं तो हमें पानी का पता होना चाहिए, कितना पानी अवेलेबल होगा, कितना होना होगा। हमने आज एक इरिगेशन दे दिया तो जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे फ़र्क पड़ेगा, क्या सारा पानी रोकना पड़ेगा उसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि सारा पानी हम अगर छोड़ दें बात, तो भी अगर 10% पानी भी रुक जाता है उनका और किसी ऐसी जगह पे रुकता है या ऐसे टाइम पे रुकता है जिसमें उनको वाटरिंग करनी है, क्योंकि एक जब फसल उगाई जाती है गर्मी में या सर्दी में, धान की हो या गेहूं की हो, तो उसको नंबर ऑफ वाटरिंग दिया जाता है। एक बार में नहीं होता ये सारा, 3-4 पानी लगता है। और उसको उगते हुए उस टाइम पे अगर पानी ना मिले, अगर 3-4 पानी मैं दे रहा हूँ उसको पानी वाटरिंग, 4 या 5 जो भी मैं धान को दे रहा हूँ, उसमें एक भी टाइम पे अगर वो पानी नहीं गया तो फसल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो फसल की जो प्रोडक्टिविटी है और फसल की जो क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप ये समझें कि ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल सूखा हो जाएगा तभी दिक्कत आने की संभावना होगी, लेकिन मैं ये कहना है कि अगर थोड़ा सा भी इसमें उनमें प्रॉब्लम वहाँ पानी आने में होती है, 10% भी होती है, तो भी उन पर बहुत ज़्यादा असर आना शुरू हो सकता है। तो ये तो एक बात हो गई जो हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्या थोड़े से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा उनको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत से तो फ़र्क पड़ेगा ही, तो एक अलग बात हो गई कि पूरा कोई भी पानी नहीं जाता तो फिर तो इरिगेशन ही संभव नहीं है, तो वो तो एक अलग बात हो गई बिल्कुल। लेकिन इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क उनको पड़ सकता है। सर एक बार मैप के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को जरा आप समझाइए कि किस तरीके से फ्लो जो है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है, और जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो हम बना रहे हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म में बनकर तैयार हो जाते हैं तो कैसे पाकिस्तान भयानक मुसीबत में आ सकता है? जी, इसको ये मैप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ झेलम है, यहाँ इंडस है, ये चेनाब है, ये तो हो गई वेस्टर्न रिवर सिस्टम, और यहाँ पे हो गया ईस्टर्न रिवर सिस्टम में जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ये जो ईस्टर्न रिवर को पहले हम देख लेते हैं। ईस्टर्न रिवर में ब्यास जो है वो भारत में ही सतलुज से मिल जाती, उसके बाद ये आगे चली जाती पाकिस्तान की तरफ। ऐसे ही रावी में हमारा सबसे बड़ा हेडवर्क्स जो है माधोपुर है। अब माधोपुर क्योंकि थोड़ा डिफंक्ट हो गया था, बहुत पुराना था, उसके ऊपर शाहपुर कंडी डैम अब हमने बना लिया है, तो उसके ऊपर रंजीत सागर डैम बना हुआ है। तो इन तीनों रिवर्स के ऊपर हमारे बड़े बड़े बांध आज बने हुए हैं। ये है पौंग डैम जी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है भाखड़ा डैम, ये सतलुज पे है, ये ब्यास पे है, और ये 3 डैम लिखा हुआ है जिसको रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। तो ये आप पंजाब में अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा रावी के ऊपर। तो हमने तो अपनी तीनों रिवर्स के ऊपर एक बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं, तो हम अपना पानी जो है तकरीबन 98-95% से ऊपर हम अपना पानी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बचा कुचा पानी है जिसकी बात हम करें कि एक बूंद भी नहीं जाने देंगे इससे, वो एक उज सिस्टम है। ये हमारी रावी की इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो JNK से आती है, तो वो भी
उसके ऊपर उच्च प्रोजेक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि उसकी बात हो रही है, और वहीं पे एक पंजाब में सेकंड रावी ब्यास लिंक की बात हो रही है। शाहपुर कंडी थीन डैम के नीचे और माधोपुर हेडवर्क्स के ऊपर ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, तो उससे हम ये पूरे एरिया के दोआब के एरिया के अंदर बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। और जो ब्यास का पानी है, ये जो पौंग डैम का पानी, ये तकरीबन ज़्यादातर जो है राजस्थान को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ईस्टर्न रिवर हो गई। अब आते वेस्टर्न रिवर जो जिसका ज़्यादा पानी पाकिस्तान को दिया हुआ है। तो अब इसमें एक तो है इंडस रिवर, ये ऊपर जाती है, ये हमारी लद्दाख रीजन की बात हो रही है। तो यहाँ से जाते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर लेती है। और ये जो है झेलम, झेलम भारत में ही उत्पन्न होती है, इसका ओरिजिन जो है भारत में ही है। और ये चलते हुए ये झेलम जा रही है, इसके बाद ये पाकिस्तान में उरी वगैरह के हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए उसके बाद ये चली जाती है। चेनाब जो है काफ़ी बड़ी रिवर है इनमें से, और लंबी भी है। तो चेनाब जो है ये भी भारत में चंद्रा और भागा, दो जो ट्रिब्यूटरी हैं, दो हमारी एक लेक से प्रोड्यूस होती हैं, दो ट्रिब्यूटरी, वो दोनों आके मिल जाती हैं, वो बन जाती है चंद्रभागा। चंद्रभागा को आगे आते आते हम लोग चेनाब का नाम देते हैं। और ये चेनाब की रिवर अगर आप देखेंगे यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान में जाती है। उनका मराला हेडवर्क्स है जो सबसे पहले इसके ऊपर आता है, जहाँ से वो इस पानी को यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं। तो अब अगर हम ये देखें इन तीन रिवर्स के ऊपर, अब हमारी बाध्यता पहली तो मैंने बोली कि फ्लो डाटा और फ्लड की जानकारी, तो ये हमारी अब जो है ऑब्लिगेशन नहीं है अगर ये पॉज में है हमारी ट्रीटी। इसके अलावा कमीशन है, परमानेंट इंडेक्स कमीशन कहा जाता है, जो दो कमिश्नर होते हैं, एक इंडिया साइड से, एक पाकिस्तान साइड से। ये दोनों कमिश्नर जो है कमीशन बनाते हैं। तो ये लोग डिस्कस करते हैं जो इश्यूज़ हैं, तो उसकी मीटिंग भी अब नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा कमीशन जो है दौरे भी करता है, टूर भी करता है। तो ज़्यादातर दौरे पाकिस्तान, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ देखने की इच्छा रहती है इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो करते थे। तो उन दौरों की भी अभी इस दौर में तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके अलावा जो है हम लोगों को जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनकी जानकारी एक तय समय से पहले, उनको बनाने से पहले पाकिस्तान को देनी होती है। उनकी कोई ऑब्जेक्शन होती है तो उसको रिजॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर। यानी कुल मिलाकर सर फाइनली हम ये बता सकते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट पे जो हमें काम करना है उसको लेकर अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि आप मिनिस्ट्री में हैं, इन तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन तीनों नदियों के पानी को कम्प्लीटली रोकना है, कितना वक्त लग सकता है और क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने होंगे इंडिया को? पहले तो हम लोग ये देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही काफ़ी कुछ हम लोग वहाँ कर सकते हैं, अचीव कर लेंगे। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में भी कुछ उस वहाँ पे फिजिबिलिटीज है। देखिए हमारे यहाँ पे चिनाब सिस्टम के अंदर रंजीत कैनाल और प्रताप कैनाल हैं, दो सिस्टम, उसके अंदर कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शन है पानी के लेके जाने के लिए, है ना। मानसून सीजन में थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 1000 क्यूसेक है रंजीत में और प्रताप में 400, इनमें तकरीबन दोनों में मिला के 1400 क्यूसेक है। लेकिन जो सर्दी का पीरियड आता है, ये नॉन मानसून पीरियड जिसको हम कहते हैं, उस समय में इसका 1/4 1/4 जो है उसको अलाउ है, उसका जो भी मैं 1400 क्यूसेक की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे पे बाध्यता नहीं है और JNK को बहुत ज़रूरत है इस पानी की, वहाँ से समय समय पे डिमांड भी आ रही है, तो हम लोग इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। और ये पानी जो है हमारा जो है वो है, इसका जो पानी है इसको हम अपना बेहतर यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ पानी की जो है इमीडिएट यूज़ करने की स्थिति हमारे यहाँ बनती है, तो उसको हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा पानी जो है उनका कम तो होगा ही, ठीक है। तो अब ये कम की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हैं, प्रोजेक्ट को बनाना है, उसमें बीच बीच में अड़ंगे लगाते हैं, थोड़ा हमारी जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में वो होती है। इसके अलावा फ्लशिंग की जो चीज़ है, ये पुराने प्रोजेक्टों पे तो हमें अलाउड है। फ्लशिंग होती है सेडिमेंट्स को क्लियर करने के लिए। एक आम जो डैम है, अगर आप देखेंगे हमारा जो हाइड्रो पावर का भी है, तो वो जो डैम है वो तकरीबन अगर हम उस पर फ्लशिंग या उस तरह की चीज़ें नहीं करते, सेडिमेंट मैनेजमेंट, तो 40-50 साल 50 साल में वो भरने की स्थिति में आ जाता है। तो उसका यूज़ हमारे लिए कम हो जाता है और जो हम बिजली पे बनाते हैं उस पर भी असर पड़ता है। लेकिन अगर हम सेडिमेंट मैनेजमेंट को करते रहते हैं, और जिसमें फ्लशिंग आजकल बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेटेस्ट हम उसको टेक्नोलॉजी कह लीजिए या मैनेजमेंट की प्रोसेस कह लीजिए, जिसमें हम डीप सूटेड जो है स्पिलवे बनाते हैं। तो डीप सीटेड स्पिलवे से जब पानी जाता है तो वो पूरा चर्न आउट करके उसको बेहतर एक सेडिमेंट्स को डिस्पोज कर देता है। वो हम कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जो प्रोजेक्टों पे बाध्यता थी, जैसे किशन गंगा, अगर हम किशन गंगा देखें तो किशन गंगा झेलम सिस्टम में आता है। किशन गंगा रिवर है झेलम सिस्टम में, तो किशन गंगा पाकिस्तान में जाती है।
तो किशनगंगा के ऊपर अगर हमारी जो बातें देखें तो पहले तो हमारे फ्लशिंग नहीं कर सकते, तो आज अगर हमारे पास जब ये कमीशन हुआ था उस टाइम पे और 2-3 साल 4-5 साल में हम लोगों का काफ़ी स्लज आता है, अब उसको हम क्लियर कर सकते हैं, तो इसकी लाइफ जो है लॉन्ग टर्म बढ़ेगी। फिर किशनगंगा से पानी डाइवर्ट होता है एक्चुअली झेलम की तरफ, बिल्कुल झेलम की तरफ आता है, हम प्रोड्यूस करते हैं पानी तो झेलम में चला जाता है। तो ये जो किशनगंगा रिवर जो है उनको जाती है, उसके ऊपर उनकी अपनी फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का यूज़ भी है। तो हमारे बाध्यता है कि हम 9 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एक अमाउंट है जो मिनिमम छोड़ने की बात है। अब हम बाध्य नहीं है, तो अगर हम नहीं छोड़ते तो डेफिनेटली उनकी अगर कोई छोटी मोटी नीड्स उसके ऊपर जो जितना छोटा थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है या हम कुछ और वो करना चाहते हैं। हालांकि एक नीचे उनका एक प्रोजेक्ट भी है जिसको नीलम झेलम कहते हैं, लेकिन वो तो अभी ध्वस्त स्थिति में है क्योंकि खुद ही उनकी मैनेजमेंट ऐसी है। लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, किशनगंगा की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारी जो अभी बन रहे हैं बड़े डैम बन रहे हैं, हमारे पकलदुल बन रहा है, वो चेनाब सिस्टम में बन रहा है, रतले बन रहा है, चेनाब सिस्टम में बन रहा है हमारे। तो ये 2 डैम अब हम अपना शांति से इसको बिल्कुल बहुत जल्दी तरीके से 1-1.5 साल में पूरा कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रेगुलेशन, क्योंकि ट्रीटी के अंदर एक और है बात कि हमें रेगुलेट कैसे करना है नदियों का पानी। तो रेगुलेट करने का मतलब ये है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना छोड़ सकते हैं, कम से कम कितना छोड़ सकते हैं, एक हफ्ते में क्या आप उसको सारा बराबर करना है। तो ये सारी बातें हमारे पे ख़त्म है। जब ये ख़त्म है तो हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहतर ढंग से यूज़ कर सकते हैं और हम रेगुलेशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का उन पर शॉर्ट टर्म में भी कुछ असर पड़ने वाला है। तो चलिए, लेकिन फिर आते हैं हम बात मीडियम टर्म, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था जो बीच में अभी रह गया है। तो मीडियम टर्म में जब हम बात करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, ऊपर बन रहे हैं। किरू, कवार, सावलकोट हमारा नीचे आएगा, बहुत बड़ा 1800 मेगावाट से भी ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं और किरू कवार ऑलरेडी 650 से ऊपर ईच दोनों प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लान हो रहे हैं उसके ऊपर। तो हम अब पहले तो ROR बना रहे थे, इसको कहते हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें सिर्फ पॉन्डेज की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है ट्रीटी के अंदर कि हम चेनाब और झेलम इनकी मेन स्टेम समझते हैं, मतलब ट्रिब्यूटरीज नहीं, छोटी ट्रिब्यूटरीज जो मेन स्टेम मेन जाती है जो रिवर, उसके ऊपर नहीं बना सकते हम लोग डैम स्टोरेज के लिए, कंजप्टिव यूज़ के लिए। तो हम लोग अब सोच सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो क्या हम उसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हम स्टोरेज कर सकते हैं और उस स्टोरेज को हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारा एरिया जो है अभी JNK में अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कुछ डिग्रेडेड लैंड भी वहाँ पे हैं, तो उन सबको हम खेती के लिए अगर पानी देंगे तो हमारे कुल मिलाकर इंडिया ने जो स्टेप लिया है सस्पेंड करके ट्रीटी को, मैक्सिमम फायदा इंडिया को होगा और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये उनकी अपनी कारणों से है, उनकी अपनी करतूतों से हम किसी क्रूड वर्ड में बोल सकते हैं, उनकी जो अपनी करनी है ये उसी का नतीजा है। लेकिन इंडिया तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कितनी देर से हम कॉपरेट उनके साथ करते रहते हैं। तो खुशविंदर वोहरा जी ने बहुत ही आसान भाषा में पूरी इंडस वाटर ट्रीटी को समझाया और जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है सरकार की, और अभी जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए हैं उसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो एक्सपर्ट का मानना है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इससे ना सिर्फ उनकी GDP को नुकसान होगा, उनके एग्रीकल्चर को भी नुकसान होगा। सिर्फ अगर 10% पानी को ही जाने से अगर शॉर्ट टर्म में भारत रोक लेता है तो पाकिस्तान जो है वो पानी के लिए ज़रूर तरसेगा, जैसा कि भारत सरकार कह रही है कि हम पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।